हमने एंशिएंट हिस्ट्री के स्टडी में कॉलोनियलिस्ट और नेशनलिस्ट अप्रोच को देखा। अभी हम लोग नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन ए एल बासम, जो कि ट्रेनिंग से संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने इस चीज़ पे सवाल उठाया कि क्या हमें एंशिएंट इंडिया को केवल मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना चाहिए। उनके शुरुआती राइटिंग में कुछ हेटेरोडॉक्स सेक्ट के मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी में काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिलती है। हेटेरोडॉक्स सेक्ट जैसे कि चारवाक और आजीविका फिलॉसफी के अंदर जो मटेरियलिस्टिक व्यू है उस पे उन्होंने काफ़ी बातें करी हैं। बाद में उनका मानना था कि हमें अतीत को, अपने पास्ट को क्यूरियोसिटी और प्लेजर की वजह से पढ़ना चाहिए। जिज्ञासा को शांत करने के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए पढ़ना चाहिए। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका टाइटल था द वंडर दैट वाज इंडिया, जिसे कि 1951 में पब्लिश किया गया था। ये इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को, भारत की संस्कृति और सभ्यता के अलग अलग चेहरों को बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पक्षपात या डिस्क्रिमिनेशन के उन्होंने सर्वे किया और दुनिया के सामने लाया। वी.ए. स्मिथ और दूसरे ब्रिटिश राइटर के लेखन में हमें जो प्रीजुडिस, जो बायसनेस दिखता है, वो बायसनेस हमें बसंत के राइटिंग में देखने को नहीं मिलता है। बसंत की जो किताब है उसमें पॉलिटिकल से नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ शिफ्ट देखने को मिलता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजा महाराजा, नोबिलिटी, रूलिंग क्लास, जमींदार की कहानी। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी आम लोगों की कहानी। सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस हिस्ट्री, लोगों के धर्म, रिलीजियस बिलीफ, कल्चर से रिलेटेड जानकारी। ये चीज़ हमें डी कोसंबी की किताब में भी देखने को मिलता है। डी कोसंबी ने 1957 में एक किताब लिखी जिसका टाइटल था एन इंट्रोडक्शन टू अ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसे कि बाद में 1965 में सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये उनकी दूसरी किताब में पॉपुलराइज हुई। कोसंबी भारतीय इतिहास में एक चमकीले तारे थे। उन्होंने हिस्ट्री को जिस तरीके से इंटरप्रेट किया, जो उनका मेटलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है, वो कार्ल मार्क्स के लेखन से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने एंशिएंट इंडियन सोसाइटी को, इकोनॉमी को और कल्चर के इतिहास को फोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन के इंटीग्रल रूप के रूप में दिखाया है। यानी इंडियन सोसाइटी एंशिएंट टाइम में डेवलप कर रही थी, प्रोडक्शन के अलग अलग फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस साथ साथ काम कर रहे थे और इंडिया की इकोनॉमी, कल्चर काफ़ी समृद्ध थी। उन्होंने इंडिया के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस को ट्राइबल और क्लास प्रोसेस के टर्म में समझाया है। कहा है कि इंडिया के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो अलग अलग स्टेजेस में हुआ। हालांकि कई स्कॉलर्स ने, कई विद्वानों ने, यहाँ तक कि बासम ने भी कोसंबी के लेखन को क्रिटिसाइज़ किया है। हालांकि कोसंबी की किताब को काफ़ी पढ़ा जाता है और इसको काफ़ी एक्सेप्टेंस भी मिली है। हालांकि पिछले 40 सालों में एंशिएंट इंडिया के ऊपर जो भी रिसर्च किया जाता है, जो भी स्टडी की जाती है, उसके तरीके और ओरिएंटेशन, दिशा में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। अब के हिस्टोरियन सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं और इन चीज़ों को पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब के हिस्टोरियन का फोकस केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पे नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल प्रोसेस पे है और इन चीज़ों को वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। न केवल अलग अलग टेक्स्ट को और टेक्स्ट में लिखी गई बातों का सहारा लेते हैं, बल्कि उसे आर्कियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल सबूतों के साथ कंपेयर करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे कि
पास्ट का जो अध्ययन है वो काफ़ी ऑथेंटिक हो जाए। इससे हिस्टोरिकल स्टडीज़, ऐतिहासिक अध्ययन का फ्यूचर भी तय होता है। वेस्टर्न राइटर्स ने वेस्टर्न राइटर का भी इस चीज़ पे जोर नहीं रहता कि इंडिया के अंदर जो भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो केवल बाहर से आए। कुछ तो ये कहते हैं कि रिलीजियस आइडिया, रिचुअल्स, जाति, रिश्तेदारी, परंपरा, ये इंडियन सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये इंडियन सोसाइटी का हिस्सा है। और उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे डिवीजिव फीचर्स, ऐसे विशेषताएं जो कि इंडियन सोसाइटी को बांटने का काम करती हैं, उसकी वजह से इंडियन सोसाइटी के अंदर एक प्रकार का स्टेग्नेशन देखने को मिलता है और वो स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की समस्या की बात करते हैं। ये इंडिया के पुरानी एग्जॉटिक और इंडिजिनस एलिमेंट से काफ़ी मोहित हैं और हमेशा हमेशा के लिए इसे बचाने की कोशिश करना चाहते हैं। इस अप्रोच का मतलब ये है कि इंडियन सोसाइटी में कोई बदलाव नहीं हुआ, इंडियन सोसाइटी को बदला नहीं जा सकता। स्टेग्नेशन तो इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है, इंडियन सोसाइटी कभी भी बदली नहीं जा सकती। तो इसमें जो स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस ये बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी तो स्टेगनेंट है, वो कभी भी बदली नहीं जा सकती, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एंशियंट इंडियन कल्चर कितना सिविलाइज्ड और कितना डेवलप्ड था। चौविनिस्ट जो कि संकीर्ण राष्ट्रवादी हैं या फिर जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हैं, उन्होंने इंडिया के अतीत का अध्ययन कुछ इस तरीके से किया और उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया ताकि इंडिया के प्रोग्रेस को रोका जा सके। हम जानते हैं कि कॉलोनियल टाइम में, ब्रिटिश एरा में इंडिया का डेवलपमेंट कितना ज़्यादा रुक गया। इंडिया का ट्रेड, इंडिया का कल्चर, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन, कॉटेज इंडस्ट्री कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान। तो चौविनिस्ट और कॉलोनियलिस्ट ने इंडिया के एंशियंट को कुछ इस तरीके से दुनिया के सामने दिखाया कि उनका केवल यही मानना था कि ब्रिटिश कल्चर सुपीरियर है और इंडियन कल्चर, ओरिएंटल कल्चर, ईस्टर्न वर्ल्ड का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर है, काफ़ी ज़्यादा जंगली है। हालांकि कुछ इंडियन राइटर्स ने धर्म की भूमिका को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, बतलाया है। उनका मानना है कि हर चीज़ जो कि महान है, अच्छी है, वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई। कम्युनल अप्रोच 1980 के बाद से, यानी रिसेंट टाइम में कुछ इंडियन राइटर्स और वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने एंशियंट इंडिया को पढ़ने का एक काफ़ी इरेशनल और एग्रेसिव अप्रोच को अपनाया है। वो एंशियंट इंडिया को हिंदुइज्म के साथ जोड़ के देखते हैं। ब्रिटिश रूल के अंडर हमने देखा कि कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस ने, स्मिथ जैसे हिस्टोरियंस ने इंडिया की उपलब्धि को, इंडिया के कल्चर को जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश करी और कहा कि इंडिया के अंदर जो भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो इंडिया का नहीं है बल्कि बाहर से आया है। उस पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से इंडिया का कल्चर डेवलप हुआ है। हालांकि इंडिया के हिस्टोरियंस ने इस चीज़ पे जोर दिया कि ऐसा नहीं है, वर्ल्ड कल्चर में इंडियंस ने भी काफ़ी योगदान दिया। आर्यभट्ट, सुश्रुता और दूसरे महान एंशियंट मैथमेटिशियन, फिलोसोफर के कंट्रीब्यूशन पे जोर दिया। इतिहास के इंटरप्रिटेशन में कॉलोनियलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म और आज के समय में कम्युनलिज्म वर्सेस इरेशनलिज्म का संघर्ष देखने को मिलता है। हालांकि ज़्यादातर राइटर्स रेशनल हैं, प्रोफेशनल हैं, लेकिन कभी कभी वो कम्युनल और इरेशनल भी बन जाते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर धर्म के विचारों का काफ़ी गहरा असर पड़ता है और इसी वजह से वो काफ़ी कभी कम्युनल बन जाता है, काफ़ी अतार्किक और बेवकूफ़ी भरी बातें करने लगता है। जो लोग कम्युनल या इरेशनल तरीके से एंशियंट इंडिया की स्टडी करते हैं वो मिथ, कहानियों, दंत कथाओं पे काफ़ी जोर देते हैं। वो कहते हैं
बिना किसी ऐतिहासिक सबूत के, बिना किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के राम के अयोध्या के होने की बातें करते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से सत्य है कि रामायण और महाभारत में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो रियलिटी में हुए हैं। लेकिन कुछ लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस बिना किसी हिस्टोरिकल एविडेंस के, बिना किसी आर्कियोलॉजिकल सबूत के रामायण की बातों, रामायण की घटनाओं का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मणिकल सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी क्रिटिकल स्टडीज़ की जाती हैं, उस पे भी सवाल उठाते हैं। यानी ब्राह्मणिकल सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर आलोचना और उसके खिलाफ में कई अध्ययन किए गए हैं, तो उस पे भी सवाल उठाते हैं। कास्ट सिस्टम को सही बतलाते हैं। मनुस्मृति में जो सोशल इनइक्वलिटी या सोशल इनजस्टिस के ऊपर जोर दिया, उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो इस प्रकार के जो हिस्टोरियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनल हैं। वो नॉन बायस्ड तरीके से, न्यूट्रल तरीके से इतिहास को नहीं देखते। ऐसे हिस्टोरियंस जो कि पहले ये कहा करते थे कि पेंटेड ग्रे बर्तन वैदिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और वैदिक लोग इंडिया के बाहर से आए थे। और उन्होंने बाद में ये कहा कि नहीं, इंडो आर्यंस जो थे वो इंडियंस थे, वो इंडिजीनस थे, वो इंडिया के थे। तो पहले जो हिस्टोरियंस ये कह रहे थे कि इंडो आर्यन इंडिया के नहीं, बल्कि वो बाहर से आए थे। दे वर कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन एंड फ्रॉम द साउथ ऑफ मॉस्को रीजन। अब वही ये बातें करने लगे हैं कि नहीं, इंडो आर्यंस तो इंडिजिनस इंडियन थे। अब वो ये कहते हैं कि मुस्लिम और क्रिश्चियन बाहर से आए, वो फॉरेनर्स थे। इस प्रकार के जनरलाइजेशन को हमें अलग अलग सोर्स टेक्स्ट के रेशनल अध्ययन के आधार पे एग्जामिन करना चाहिए। धर्म के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट या कोई दूसरा एंशियंट सोर्स में हिंदू या हिंदू धर्म के बारे में बात नहीं किया गया है। पहले के संस्कृत टेक्स्ट में अगर बात की गई है तो सनातन धर्म की बात की गई है, एक्सक्लूसिवली हिंदू धर्म या हिंदू की बात नहीं की गई है। कम्युनल राइटर्स हिंदू और हिंदुत्व के ऊपर काफ़ी जोर देते हैं, इसका काफ़ी गुणगान करते हैं। इन स्थिति में हिस्टोरियंस अपने उद्देश्य के साथ जुड़े होते हैं। इसी वजह से हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी साइंटिफिक क्राइटेरिया है वो क्या है, वजह क्या है, या फिर जो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपनाते हुए हमें एंशियंट इंडिया की अलग अलग घटनाओं को, फैक्ट्स को एग्जामिन करना चाहिए, जिससे कि हम एंशियंट इंडिया को इरेशनल न्यूट्रल तरीके से स्टडी कर सकें। अतीत को तर्क के साथ, बुद्धि के साथ, क्यूरियोसिटी और आनंद के साथ इंटरप्रेट कर सकें और किसी भी चीज़ को कम्युनल रंग देने की कोशिश ना करें। जो लोग पेंटेड ग्रेवियर का वैदिक लोगों के साथ जोड़ कर देखते थे, अब वो अलग बातें कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को हमें न्यूट्रल तरीके से स्टडी करना चाहिए।